हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में बेटा हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात किए थे और मैंने आपको बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज़ जो सिर्फ रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं उनको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। इन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो सॉल्यूट पार्टिकल का नेचर क्या है। ठीक है, इसमें जो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी वो था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और आज इस लेक्चर में हम लोग सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। शुरू करते हैं। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। दूसरा, एक इसी से रिलेटेड टर्म है, उसको बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। फिर ये दोनों किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, और फिर इसके बाद इन दोनों के हेल्प से हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, और उस बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन के हेल्प से हम लोग किसी अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पहले चीज हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स। हमारे लिए सबसे आसान है वाटर के साथ डील करना, तो वाटर से शुरू करते हैं। सपोज करिए बेटा कि हमने एक क्लोज कंटेनर में वाटर ले लिया, ठीक है, और रूम टेम्परेचर पे लिया है, तो रूम टेम्परेचर हम लोग जनरली 25 डिग्री सेंटीग्रेड कंसीडर करते हैं, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस वाटर का जो कि प्योर है इसकी कुछ यहाँ पे वेपर्स होंगी, और इन वेपर्स की वजह से इस लिक्विड के सरफेस पे एक प्रेशर लग रहा होगा, और इसी प्रेशर को हम लोग इस प्योर लिक्विड या प्योर वाटर का वेपर प्रेशर बोलते हैं, और इसको हम लोग लिखते हैं T नॉट। वाटर है तो H2O लिख सकते हैं। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि गिवन टेम्परेचर पे, जो कि अभी 25 डिग्री है, इस वेपर प्रेशर ऑफ H2O जो होगा वो फिक्स होगा, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो किसी भी प्योर लिक्विड का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अपना वेपर प्रेशर होता है और उसकी वैल्यू फिक्स होती है, और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोगों ने डिराइव किया था Kp है, और इसी Kp को हम लोग बोले थे पार्शियल प्रेशर H2O नॉट, प्योर का पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अब यहां से एक चीज हमको ये पता चलती है कि Kp जो है
वो टेम्परेचर का फंक्शन है, यानी कि आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो Kp की वैल्यू, यानी कि इस प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, आपने यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू किया तो ये वेपर प्रेशर इसका इंक्रीज होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और बेटा, कि ये क्लोज कंटेनर है तो यहाँ पे बाहर जो प्रेशर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल प्रेशर, या इसी को एटमॉस्फेयर की वजह से लग रहा है तो इसका दूसरा नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब जैसे जैसे आप इस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाओगे यहाँ का वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस टेम्परेचर पे इस लिक्विड के वेपर प्रेशर की वैल्यू बराबर हो जाएगी एक्सटर्नल प्रेशर के, एक्सटर्नल प्रेशर के। और यही टेम्परेचर जिसपे किसी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को ही हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, फिर से एक बार सुन लो बेटा, कि कोई भी प्योर लिक्विड है, प्योर सॉल्वेंट है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसका कुछ वेपर प्रेशर होता है। ये वेपर प्रेशर टेम्परेचर का फंक्शन होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो एक टाइम पे एक कोई ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर पे इस लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा और ये लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देगा। और जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उसी टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो सिंपल डिफिनीशन क्या हो जाएगा बेटा बॉइलिंग पॉइंट का? टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid becomes equal to external pressure is known as boiling temperature या boiling point। क्लियर है? वो टेम्परेचर जिसपे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसी टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब ये बॉइलिंग पॉइंट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? देखो बेटा, आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो उस एक्सपेरिमेंट में आपने जो भी लिक्विड लिया है, सपोज करिए हमने वाटर लिया है, और जो भी टेम्परेचर लिया है हमने रूम टेम्परेचर लिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस टेम्परेचर पे इस पर्टिकुलर लिक्विड का एक वेपर प्रेशर होगा और जिसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। और किसी टाइम पे यहाँ का एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू भी फिक्स होगी किसी एक पर्टिकुलर जगह पे। ठीक, अब
आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो वेपराइजेशन की टेंडेंसी बढ़ेगी, वेपराइजेशन की टेंडेंसी बढ़ेगी तो वेपर ज़्यादा बनेगी, ज़्यादा वेपर बनेगी तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा और जिस टेम्परेचर पे होगा उसी टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस लिक्विड। अब ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? बॉइलिंग पॉइंट जो है किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? तो सबसे पहला फैक्टर होता है नेचर, नेचर ऑफ लिक्विड। आपने जो लिक्विड लिया है इसका नेचर क्या है? और नेचर कहने का मतलब है कि इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे, नेचर का मतलब है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, देखो बेटा, अगर ये मॉलिक्यूल के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन मॉलिक्यूल्स के बीच का ज्यादा है तो इनकी वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम होगी, यानी कि रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगा, यानी कि इनकी वोलेटिलिटी कम होगी। और वोलेटिलिटी कम होगी तो जो एक्सटर्नल प्रेशर फिक्स है वहां तक पहुंचाने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि टेम्परेचर हमको ज़्यादा राइज करना पड़ेगा। मीन्स कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा इनकी वेपराइज होने की टेंडेंसी कम होगी, वोलेटिलिटी कम होगी, और वोलेटिलिटी कम होगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो पहला हो गया बॉइलिंग पॉइंट, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वेपर में जाने की टेंडेंसी कम होगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगा और इसकी वोलेटिलिटी भी कम होगी। तो नेचर का मतलब यह हुआ, सिंपल हमको समझना बेटा कि जो लिक्विड ज़्यादा तेजी से वेपराइज होगा वो इस मैक्सिमम प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर तक आसानी से कम टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास H2O है और हमारे पास एथिल अल्कोहल है C2H5OH। तो हमको पता है कि वाटर के केस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन दोनों के हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फर्क है। जो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसका एक्सटेंट ज़्यादा होता है, ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर बना सकता है, एल्कोहल उतना नहीं बना सकता। तो इस वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वाटर में वो ज़्यादा होगा और एल्कोहल के केस में कम होगा। इसी वजह से वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है और एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो ये तो हो गया बेटा पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या है जिसपे किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा, तो वो होता है एक्सटर्नल प्रेशर। सेकेंड है
एक्सटर्नल प्रेशर। देखो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन हमने ये कहा था कि जो वेपर प्रेशर है इसको इक्वल करना है एक्सटर्नल प्रेशर से। तो एक्सटर्नल प्रेशर जितना ज्यादा होगा हमें इसका वेपर प्रेशर भी उतना ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, और ज्यादा वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए, ज्यादा वेपर प्रेशर करने के लिए हमको टेम्परेचर भी ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एक्सटर्नल प्रेशर के। एक्सटर्नल प्रेशर जितना ज्यादा होगा तो लिक्विड का, सेम ही लिक्विड है, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ गया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है, इसको समझना है तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं बेटा कि आप लोगों ने सुना होगा कि हाइट पे, माउंटेन्स पे जो लिक्विड है, वाटर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उसका कारण यही है कि जैसे मान लीजिए हम सी लेवल की बात करें तो सी लेवल पे जो एयर है इसकी डेंसिटी जो है वो हाई है, डेंसिटी हाई है। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं माउंटेन्स पे, जैसे मान लीजिए हम लोग माउंट एवरेस्ट पे गए, ये कितना होता है? 8848 मीटर, इतनी हाइट पे गए तो यहाँ पे एयर जो है इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, और इस डेंसिटी के डिक्रीज होने के वजह से सी लेवल का जो एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm Hg होता है, 760 mm Hg होता है, ये माउंट एवरेस्ट पे जाके 253 mm Hg हो जाता है। तो प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर वहां पे कम हो गया। ठीक है, और इसी वजह से सी लेवल पे अगर हम वाटर को देखें H2O तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सी लेवल पे वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करेगा, और यही वाटर अगर आप माउंट एवरेस्ट पे ले जाओ तो ये 68 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बॉयल करने लगेगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल प्रेशर कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। लिक्विड सेम है, यहाँ पे भी सी लेवल पे भी आपने वाटर लिया है और माउंट एवरेस्ट पे भी वाटर ही लिया है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट पे ये 68 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही वाटर बॉयल करने लगेगा, और सी लेवल पे वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि माउंटेन्स पे या जहाँ एल्टीट्यूड ज़्यादा होता है वहाँ पे कुकिंग ऑफ फूड इजी नहीं होता है। क्यों? पहले ही वाटर बॉयल करने लगेगा और सारा का सारा वाटर बॉयल होके वेपर के रूप में एस्केप कर जाएगा, आपका जो भी फूड स्टफ है वो कुक नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मेन बात क्या थी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल प्रेशर के। एक्सटर्नल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। इसी का दूसरा एग्जाम्पल है हमारे वहाँ प्रेशर कुकर का। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? उसका भी कारण यही है कि प्रेशर कुकर में प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है, तो इस वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और खाना जल्दी कुक हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो नॉर्मल
बॉइलिंग पॉइंट कब कहलाता है। जैसे ये तो हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट की बात करी, ये कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी लिक्विड के लिए कर सकते हैं। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि हम लोग बात करेंगे सी लेवल पे, और सी लेवल पे आपको पता है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है या 760 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है, तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि अब आपने जो एक्सटर्नल प्रेशर, इसको नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 1 एटमॉस्फेयर ले लिया है, और किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर को अब इसके इक्वल करना है, तो वो टेम्परेचर जिस पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाता है, उसी टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। जैसे वाटर की बात करें तो इसका जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये तो बात हो गई बेटा बॉइलिंग पॉइंट और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की और इनके फैक्टर की। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड टॉपिक है हम लोगों का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर बेटा आपको बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर आप कोई प्योर सॉल्वेंट, हम लोग वाटर लेके चल रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट लेते हो तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमने सपोज किया 25 डिग्री, तो इस वाटर का एक वेपर प्रेशर होगा और इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एट दिस टेम्परेचर। ठीक है, अब इस लिक्विड के अंदर अगर आपने कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाया, इसको हम जनरली बी बोलते थे, तो सॉल्यूशन बनेगा A प्लस बी का, और अब यहाँ पे इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा जिसको हम PS बोलते थे, ये कम हो जाएगा P प्योर पार्ट से P नॉट से। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब देखना बेटा अलग अलग को केस करना है। सपोज करो कि इसका वेपर प्रेशर हमने P नॉट लिया है और इसका लिया है PS, और PS इज लेस देन P नॉट, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्वेंट से कम होता है। अब हमको इसका भी बॉइलिंग पॉइंट देखना है और इसका भी बॉइलिंग पॉइंट देखना है। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब अभी फिलहाल दोनों का टेम्परेचर क्या हमने लिया है, सेम लिया है, मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अब तक का एक्सपेरिमेंट है। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट देखना है, यहाँ का एक्सटर्नल प्रेशर मान लो 1 एटमॉस्फेयर है और यहाँ का भी एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर है, सपोज कर दिया। ठीक है, अब इस P नॉट को बढ़ा के हमको कितना करना है, 1 एटमॉस्फेयर, और यहाँ पे PS को बढ़ा के कितना करना है, 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, बढ़ाएंगे कैसे, हम इसको हीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो अब हमने कहा कि PS की वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू ज्यादा है,
तो ये कम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब भी ये 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा। लेकिन PS की वैल्यू कम है तो इसको 1 एटमॉस्फेयर करने के लिए हमको टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अगर प्योर का हमने बॉइलिंग पॉइंट बोला TB नॉट, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट TB जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया? देखो करना क्या है कि हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है और सॉल्यूशन है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है। दोनों एक ही टेम्परेचर पे हैं। अब दोनों का टेम्परेचर बढ़ा के और एक जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वहाँ तक इनका वेपर प्रेशर ले जाना है। तो ओबियस सी बात है बेटा कि जिसका वेपर प्रेशर पहले कम है तो इस लिमिट तक ले जाने के लिए हमको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है पहले से ही, उसको उसी लिमिट पे ले जाने के लिए हमको टेम्परेचर कम इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है। इसी चीज तो यहाँ से हमको एक बात समझ में आ गई कि अगर हम किसी प्योर सॉल्वेंट जिसका बॉइलिंग पॉइंट TB नॉट है, कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला के सॉल्यूशन बनाते हैं जिसका वेपर प्रेशर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट TB है, तो TB की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी TB नॉट से। यानी कि जब भी आप किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को किसी प्योर सॉल्वेंट में मिला के सॉल्यूशन बनाएंगे तो जो सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। इस चीज को आप ग्राफ से भी समझ सकते हैं। देखो बेटा, सपोज करो इस लाइन पे हमने ड्रा किया वेपर प्रेशर, ठीक है, और इस लाइन पे हम लोग कर रहे हैं टेम्परेचर। सपोज करो कि ये अभी रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है। तो इस रूम टेम्परेचर पे जो प्योर सॉल्वेंट होगा उसका वेपर प्रेशर अगर हमने PA नॉट लिखा तो ओबियस सी बात है कि इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दोगे तो उस नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, PA हो जाएगा। ठीक है। और हम लोग यहाँ भी लेके चल रहे हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है वो ये है, यानी कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है। ठीक है। अब हम लोग प्योर सॉल्वेंट के केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी और ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इस प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा और इसी टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है। सिमिलरली अगर हम सॉल्यूशन के लिए यही काम करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा और एक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब देख लो, ये है रूम टेम्परेचर, ये वाला टेम्परेचर हमारा कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये टेम्परेचर कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन
और ऑब्वियस सी बात है बेटा कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है वो ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट से, और इन्हीं दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा डेल्टा टीबी, यही बढ़ा हुआ बॉइलिंग पॉइंट है जिसको हम बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम इसको फार्मूले से जाएं तो हमें पता है कि प्योर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा टीबी नॉट, सॉल्यूशन का कितना होगा टीबी होगा, और टीबी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो कितना बढ़ गया, ये हो गया डेल्टा टीबी, और ये कैसे निकालेंगे टीबी माइनस टीबी नॉट, और यही कहलाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो किसी भी प्योर सॉल्वेंट में अगर कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट आप मिलाते हो तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। क्लियर है? चलो अब ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ना बेटा, ये हमने पढ़ा था कि ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब इसकी वैल्यू डेल्टा टीबी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी किस पे, नंबर ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट जितने ज़्यादा होंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल जितने ज़्यादा होंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। और इसी चीज़ को आगे हम बढ़ाएं तो ये एक्सपेरिमेंटली बार बार एक्सपेरिमेंट करने से ये हमको पता चला, बार बार हम एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ पे, इस रिजल्ट पे आ गए कि जो डेल्टा टीबी होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी, ध्यान रखना, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। और मोलैलिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीबी, मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, तो डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्यूशन के मोलैलिटी पे। किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी जितनी ज़्यादा होगी उसके बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट ज़्यादा होगा, और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज ज़्यादा होगा तो फाइनली जो सॉल्यूशन बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इस पे हमको काम करना है। आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इसको जब हम हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लाता है, तो इसको हम बोलते हैं KB इंटू M। तो ये हमारा फार्मूला आ गया कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू KB इंटू M, और यहाँ पे आपको सबका मीनिंग पता होना चाहिए कि डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कैसे कैलकुलेट करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, M क्या है, ये है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, और मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। 1 केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल हैं, यही कहलाता है उसका मोलैलिटी। और केबी को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, और एक ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू
सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करती है, सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करती है, और किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है। अब अगर हमको केवी डिफाइन करना है तो हम क्या करें? सपोज कर लो कि हमने जो सॉल्यूशन लिया था इसकी मोलैरिटी कितनी ले ली? 1 ले ली। तो अगर मोलैरिटी 1 ले लिया तो Kb बराबर क्या हो गया? डेल्टा Tb। तो यहाँ से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि Kb क्या है बेटा? ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कब है? जब सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 हो, और सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 होने का मतलब है कि 1 मोल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। हम लोग क्या बोलेंगे कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या एलिवेशन कांस्टेंट is equal to elevation in boiling point when 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of solvent। 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट जितना बढ़ जाता है वही उस सॉल्वेंट का क्या कहलाता है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है। और इसकी वैल्यू आप निकाल भी सकते हो। थर्मोडायनामिक्स का एक फार्मूला है, उस फार्मूले से आप Kb की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। कितना होता है बेटा Kb की वैल्यू? Kb बराबर होता है mR Tb नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा H वेपराइजेशन। इस फार्मूले से आप किसी भी सॉल्वेंट के मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। इस फार्मूले में m जो है वो है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। जैसे वाटर के केस में ये 18 हो जाएगा। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आप SI यूनिट में रखेंगे तो 8.321 रखते हैं। Tb नॉट क्या है? ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसको हम लोग केल्विन में रखेंगे। ठीक है। अब क्या बच गया? डेल्टा H वेपराइजेशन। तो ये होता है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पर मोल। 1 मोल लिक्विड का वेपराइजेशन की जो एंथैल्पी होती है उसी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो किसी भी सॉल्वेंट का मोलर एलिवेशन कांस्टेंट आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं वाटर के लिए, तो वाटर के लिए बेटा इसकी वैल्यू आती है 0.512। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने कहा था कि जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी जाती हैं उनका मेन काम होता है कि किसी अननोन सॉल्यूट का मोलर मास निकालना। जैसे सपोज करिए कि हमने एक
प्योर सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट को हम लोग हमेशा से ए बोलते थे, इसका वेट है WA, m मोलर मास है MA, और इसमें हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया B, इसका वेट हमने मिलाया है WB और इसका मोलर मास है MB, और जनरली यही हमको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, इस प्योर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होगा TB नॉट, और इन दोनों को मिलाने से जो सॉल्यूशन बना है उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा TB। तो अब हमको मोलर एलिवेशन से इस अननोन सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब तक हम लोग ये पढ़ ही चुके हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपने डिराइव कर लिया है कि डेल्टा TB बराबर होता है KB इंटू मोलैरिटी, KB इंटू मोलैरिटी। और मोलैरिटी क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर इसको हमको ग्राम में रखना है तो ऊपर हम कर देंगे 1000। फिर इसी फार्मूले को आगे बढ़ाएं तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? जिसका निकालना है उसका वेट अपॉन उसका मोलर मास इनटू WA तो पहले से ही है, ये ग्राम में है तो ऊपर हो जाएगा 1000। तो ये हो गया मोलैरिटी का फार्मूला। ठीक है, अब इसी चीज को हम यहाँ पे m के जगह पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा TB बराबर KB इंटू ऊपर होगा WB इंटू 1000 और नीचे आ जाएगा MB इंटू WA। अब हमको MB कैलकुलेट करना है, तो MB बराबर हो जाएगा KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू WA। तो इस फार्मूले से हम लोग किसी अननोन सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूले में आपको मैं बता दूं कि MB क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। KB क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। W वेट क्या है? WB क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट है। TB क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। और WA क्या है? ये है वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें से कुछ सॉल्व भी किए हैं, बाकी आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा तो फिर से हमसे पूछेंगे। अब इसमें जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं उसके लिए मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि डेल्टा TB जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोलैरिटी। जिस सॉल्यूशन की मोलैरिटी ज़्यादा होगी उसके बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन भी ज़्यादा होगा, और अगर बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस फार्मूले का हम लोग यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रूव करते हैं। आपको सॉल्व नहीं करना होता है, बस मोलैरिटी देख के बता देना होता है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, जैसे आपसे कहेगा कि 1 मोलर सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, सुक्रोज का, यूरिया का, तो इसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसमें ज़्यादा होगा? तो आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से ग्लूकोज, सुक्रोज और यूरिया पे ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान किस पे देना है कि इसकी मोलैरिटी कितनी है? 1 है, मोलैरिटी सेम है,
तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो भी सेम होगी, यानी कि इन सबके लिए जो डेल्टा टीबी की वैल्यू होगी वो सेम होगी। ठीक है, या इन सबका जो टीबी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी सेम होगा। ठीक है, फिर बेटा अगर इसी को हम लोग बढ़ाए तो मोलैरिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पे। किसी सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स जितने ज़्यादा होंगे उसके लिए डेल्टा टीबी की वैल्यू या उसके बॉइलिंग, उस सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। जैसे हमने कहा कि हमने 1 मोल ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाया, 2 मोल सुक्रोज का सॉल्यूशन बनाया, 3 मोल यूरिया का सॉल्यूशन बनाया, तो इन तीनों ही केस में डेल्टा टीबी यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम किस में होगा, तो जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है। मिनिमम किस में होगा, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स कम है। इन तीनों सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट किसका मैक्सिमम होगा, किसका मिनिमम होगा, तो जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं, उसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ठीक, अब यही चीज डिपेंड करती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। और ये मॉलिक्यूल वाला केस हम लोग करते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। आपको ध्यान देना है कि ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ आयंस पे, और नंबर ऑफ आयंस की बात हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोलाइट में। ये सारी बातें जब हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू की थी उसी समय आपको बता दिया था कि कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा तो सेम इसी पैटर्न पे चलेगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने किया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। होप कि आपको समझ में आया। पीडीएफ से आप इसको नोट कर लेंगे, फिर से एक बार पढ़ लेंगे, और जो भी क्वेश्चन पीडीएफ में दिया गया है उसको आप सॉल्व करेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर हमसे बात करेंगे। थैंक यू।